जो डिक्टाफ़ोन उसने कार और जूलिया के फ्लैट में लगाए थे, दोनों इंतहाई ताकतवर वायरलेस डिक्टाफ़ोन थे। इसलिए उसे मालूम था कि वो इनके रिसीवर की मदद से शहर के मज़ाफ़ात में अपनी मौजूद रहायशगाह में बैठकर इत्मीनान से कार और फ्लैट में पैदा होने वाली तमाम आवाज़ें बखूबी सुन सकता था। वापसी में खासी तेज़ रफ्तारी से कार चलाता हुआ वो अपनी रहायशगाह पहुंचा और वहां पहुंचकर उसने कार गैराज में बंद की और फिर इमारत के अंदर एक छोटे से कमरे में पहुंच गया। उस कमरे में एक बड़ी सी फौलादी अलमारी दीवार में नस्ब थी। नकोफ ने अलमारी खोली तो अंदर इलेक्ट्रॉनिक का मुख्तलिफ सामान काफ़ी तादाद में मौजूद था। नकोफ ने उसमें से दो बड़े बड़े डब्बे नमा आलात उठाए और अलमारी बंद करके वो इस छोटे कमरे से निकलकर लॉन्ज में आकर बैठ गया। उसने एक डब्बे पर लगे हुए मुख्तलिफ बटन प्रेस किए और एक नाब को मखसूस अंदाज में घुमाया तो डब्बे पर मौजूद एक छोटा सा बल्ब जल उठा। नकोफ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रेंगने लगी। उसका मतलब था कि इस रिसीविंग सेट का कार्ड वाले डिक्टाफोन से रब्ता कायम हो गया है। नकोफ ने दो और बटन दबाए और फिर डब्बे की तरफ मुतवज्जा हो गया। जब उसका बल्ब भी जल उठा तो उसने उसके दो और बटन भी प्रेस किए और फिर इत्मीनान से कुर्सी से उठकर दीवार में मौजूद एक छोटे से रैक की तरफ बढ़ गया जिसमें कीमती शराब की बोतलें कतार में रखी हुई थीं। उसने एक बोतल उठाई और उसे लाकर मेज़ पर रखा और कुर्सी पर बैठ गया। बोतल का ढक्कन खोलकर उसने उसे मुंह से लगाया और एक लंबा सा घूंट लेकर वापस मेज़ पर रख दिया। उसी लम्हे कार वाले सेट का एक और बल्ब जल उठा और नकोफ चूंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। दूसरे लम्हे कार का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी ही एक आवाज़ दोबारा बुलंद हुई और फिर कार का इंजन स्टार्ट हो गया। नकोफ इत्मीनान से बैठा हुआ शराब के घूंट ले रहा था क्योंकि उसे मालूम था कि इस रिसीविंग सेट के अंदर मौजूद टेप रिकॉर्डर तमाम आवाज़ों के साथ साथ टेप भी कर रहा होगा जिसे वो दोबारा भी इत्मीनान से सुन सकता है। उसका मतलब था कि उसकी वापसी के सफ़र के दौरान वो दोनों होटल में ही रहे हैं और अब वहाँ से वापसी हो रही है। मिस जूलिया, सर रहमान की मौत की खबर आउट करने से तो यही महसूस हो रहा है कि हालात बेहद गंभीर हैं, लेकिन चीफ ने सिवाय इस रिचर्ड विल्सन की तलाश के और कोई काम हमारे ज़िम्मा नहीं लगाया। एक मर्दाना आवाज़ उभरी और नाकोफ के होंठ पींच गई। सुपरटेंडेंट फयाज मुझे इमरान के दोस्त की हैसियत से अच्छी तरह जानता है, क्यों न हम सुपरटेंडेंट फयाज से असल हालात मालूम कर लें। नस्वानी आवाज़ सुनाई दी और नाकोफ समझ गया कि यह आवाज़ जूलियाना की है और उस आदमी की गुफ्तगू से ही वो समझ गया था कि उसका तल्लक भी यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है। मेरे ख्याल में ऐसा करना चाहिए कि हाँ, कम से कम हमें असल हालात का तो इल्म हो सके, मर्दाना आवाज़ में जवाब दिया गया। ओके सफदर, तुम देखना कि वो मुझे सब कुछ बता देगा। मेरा ख्याल है फ्लैट जाकर उससे फ़ोन पर बात की जाए, जूलिया ने कहा। ठीक है, सफदर ने जवाब दिया और फिर कार चलने और कार की साइड पर चलती हुई ट्रैफिक की आवाज़ें सुनाई देती रहीं, लेकिन उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई। चंद लम्हों बाद कार रुकने और इंजन बंद होने की आवाज़ें सुनाई दी। फिर कार के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ें आती रहीं। फिर खामोशी तारी हो गई, लेकिन नाकोफ के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी। उसका टेलीफोन के अंदर लगा हुआ डिक्टाफोन अब काम देगा, वरना डिक्टाफोन तो ज़ाहिर है कार के अंदर की गुफ्तगू ही ट्रांसमिट कर सकता था। चंद लम्हों बाद दूसरे रिसीवर का दूसरा बल्ब जल उठा। फिर दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही कदमों की आवाज़, उसके साथ ही रिसीवर उठाने जाने और नंबर डायल करने की आवाज़ें सुनाई दी। हेलो सुपर फयाज, सुपरटेंडेंट ऑफ सेंट्रल इंटेलिजेंस स्पीकिंग, एक हल्की सी आवाज़ रिसीवर से निकली। फयाज साहब, मैं इमरान की दोस्त जूलियाना बोल रही हूँ, जूलियाना की आवाज़ सुनाई दी। ओ मिस जूलियाना, खैरियत, कैसे फ़ोन किया मुझे? वही हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। चूँकि ये आवाज़ फ़ोन के रिसीवर से निकल रही थी और रिसीवर इस जूलियाना के कान से लगा हुआ था, इसलिए आवाज़ बेहद हल्की सुनाई दे रही थी। बहरहाल अल्फाज वाज़ह तौर पर समझ आ रहे थे। फयाज साहब, इंस्पेक्टर आरफ की हलाकत और सर रहमान पर कातलाना हमले का मुझे ज़ाती तौर पर बेहद अफसोस हुआ है। इमरान ने तो हमें सिर्फ यही बताया है कि सर रहमान पर किसी ग्रुप ने खौफनाक हमला किया और सर रहमान की ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से बच सकी है, लेकिन उनकी मौत की खबर ही सामने लाई गई है। लेकिन वो बेहद जल्दी में था। जब मैंने उससे इस ग्रुप की तफसील पूछी तो उसने कहा कि आपसे पूछ लूँ, क्यों ना कि आप बेहद ज़िम्मेदार आदमी हैं, इसलिए जो कुछ बताएंगे वो भी पूरी ज़िम्मेदारी से बताएंगे। ये सब हुआ क्या है? जूलिया ने कहा। ओह, हमदर्दी का बेशुक्रिया मिस जूलिया, बड़ा अजीब सा चक्कर चल पड़ा है। मेरी तो अपनी समझ में कुछ नहीं आ रहा और ना ही मुझे कोई कुछ बता रहा है और ना इमरान से पूछने की इजाज़त है। फ़याज़ की उलझी हुई आवाज़ सुनाई दी। कैसा अजीब चक्कर? आप मुझे बताएं, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगी। मुझे मालूम है कि सारा काम आप करते हैं, लेकिन ये इमरान ख्वाह आपका क्रेडिट अपने खाते में डाल लेता है। फिर मुझे आप जैसे ज़िम्मेदार ओहदेदार के साथ काम करते हुए भी फ़ख्र महसूस होगा। जूलियन वाकई इस फ़याज़ को पूरी तरह उकसा कर उससे असल बात उगलवाना चाहती थी और नाकोफ उसके इस अंदाज़ पर बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओ, आपका बेहद शुक्रिया, जहाँ तक मुझे मालूम है वो मैं बता देता हूँ। सदर ममलकत को बैनुल-अक़वामी
नारकोटिक ब्यूरो और एक्रेमिया की हुकूमत की तरफ से दबाव डाला गया कि अब पाकेशिया से भारी मकदार में मंशियात यूरोप और एक्रेमिया में स्मगल की जा रही हैं और एक्रेमियन एजेंट सिर्फ ये पता चला सकते हैं कि यहाँ पाकेशिया में कोई तंजीम जिसे रेड डॉट कहा जाता है इसमें मलूस है। इस पर सदर ममलकत ने एक मीटिंग कॉल की और सर रहमान के ज़िम्मा ये ड्यूटी लगाई कि इस रेड डॉट के सरगनों को पकड़ा जाए और उनका फौरी कला कमा किया जाए। सर रहमान ने मुझे हदायत दी और हमने काम शुरू कर दिया। इंस्पेक्टर आरफ महरूम मेरी टीम का इंतहाई तेज़ और ज़हीन मेंबर था। उसने जल्दी ही एक सरगने का सरगराग लगा लिया। ये सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला सर राशिद का दूर का अजीज़ था और मशहूर सनदकार था। उसकी रिपोर्ट पर सर रहमान ने खुद टीम को साथ छापा मारकर उस आसिफ को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद एक अजीब चक्कर चल गया। सेक्रेटरी वज़ारत दाखिला सर राशिद ने सर रहमान को आसिफ की राय के लिए कहा, लेकिन सर रहमान ने हस्बे आदत इनकार कर दिया। जब उन पर ज़्यादा जोर दिया गया तो उन्होंने सदर को अपना इस्तीफ़ा भिजवा दिया। इधर इंस्पेक्टर आरफ भी गायब था। फिर सर राशिद ने मुझे फ़ोन पर आसिफ की राइश का हुक्म दिया और मैंने मजबूरन आसिफ को रहा कर दिया। उसके बाद सर रहमान ने मुझे ऑफिसर्स कॉलोनी की एक कोठी में माह रेड डॉट फाइल के तलब किया। मैं वहां पहुंचा तो सर रहमान के साथ वहां वजारत दाखिला के दो बड़े अफसर भी मौजूद थे। सर रहमान ने मुझे बताया कि उनका वजारत दाखिला से वादा हो गया है कि वो इस्तीफ़ा वापस ना लेंगे और उसके जवाब में वजारत दाखिला रेड डॉट का सारा कारोबार पाकेशिया से ख़त्म कर देंगे। सर रहमान ने मुझसे भी हलफ लिया कि मैं किसी को इस बारे में कुछ ना बताऊंगा और मुझसे रेड डॉट की फ़ाइल लेकर भी जला दी। उसके बाद मैं वापस दफ्तर आ गया। यहाँ सेक्रेटरी वजारत खारजा सर रहमान का फ़ोन आया कि मैं सर रहमान को इस्तीफ़ा की खबर को किसी तरह दफ्तर से लीक आउट ना करूँगा। चुनाचा मैं खामोश हो गया। इंस्पेक्टर आरफ का भी कहीं पता ना चल रहा था। इस तरह मामला खामोश हो गए, मगर फिर अचानक इमरान मेरे दफ्तर में आया। उसने मुझसे तंज़िया बातें की कि मैं जानबूझकर सर रहमान को अलहदा करके खुद डायरेक्टर जनरल बनना चाहता हूँ। उसकी गलतफहमी दूर करने के लिए मैंने उसको असल बात बता दी और वो चला गया। लेकिन फिर मुझे इतला मिली कि सर रहमान कोठी से निकलकर दफ्तर की तरफ आ रहे थे कि उनकी कार पर मिसाइल मारा गया और कार तबाह हो गई। ड्राइवर और उसके साथ बैठा हुआ इंस्पेक्टर आरफ मौका पर ही हलाक हो गया और सर रहमान शदीद ज़ख्मी हुए, लेकिन उन्हें बचा लिया गया। फिर सर रहमान का फ़ोन आया कि सर रहमान की वफ़ात की खबर दी जा रही है, इसलिए मैं या मेरे दफ्तर का कोई आदमी ना अस्पताल जाए और ना इस सिलसिला में कोई खबर दे। इसके साथ साथ उन्होंने ये हुक्म भी दिया कि मैं इस सिलसिला में इस इमरान से भी कोई बात ना करूं और ना उससे मिलूं। और अभी कुछ देर पहले मैं अपनी बेगम के साथ होटल शेरटन में लंच करने गया तो इमरान वहाँ नज़र आया, लेकिन मुझे दफ्तर आने की जल्दी थी, इसलिए मैं वहाँ से वापस चला आया। फ़याज़ ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, मैं खुद मालूम करती हूँ, शुक्रिया। जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही रिसीवर क्रेडर पर रखे जाने की आवाज़ रिसीवर से उभरी। नकोफ खामोश बैठा ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। इसका मतलब है सफदर के वजारत दाखिला खुद इस रेड डॉट के चक्कर में मलूस है और सर रहमान पर हमला भी उसने कराया है। जूलियन की आवाज़ सुनाई दी। मैं तो किसी सूरत भी ये सारी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सर राशिद को मैं जानता हूँ, वह ऐसे आदमी ही नहीं है जैसे ये फ़याज़ बता रहा है। मेरा ख्याल है दर पर्दा कोई गहरा चक्कर है, लेकिन बज़ाहिर हालात को पुरसकून रखा जा रहा है। सफदर की आवाज़ सुनाई दी। ये रिचर्ड विल्सन भी लाजमन इस रेड डॉट से मुतल्लक होगा, क्यों ना चीफ से बात की जाए। जूलिया ने कहा, ओह नहीं जूलिया, चीफ जब कुछ बताना चाहेगा तो खुद ही बता देगा। अगर वो खामोश है तो इसका मतलब है कि अभी वो हमें कुछ बताना नहीं चाहता। हाँ, अगर उस अली इमरान का पता चल जाए तो दूसरी बात है, सफदर ने कहा। और फिर उससे पहले कि उसकी बात ख़त्म होती टेलीफोन की घंटी बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर रिसीवर उठा लिया गया। यस जूलिया स्पीकिंग। जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। तनवीर बोल रहा हूँ जूलिया, इमरान तो आजकल बड़े मज़े में है। एक नई मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। क्या मतलब, कैसे मज़े? जूलिया के लहजे में हैरत थी। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो शक्ल सूरत से रोसियाई लगती थी इमरान की कार में बैठी हुई थी। दोनों बड़े हंस हंस कर बातें कर रहे थे और इमरान उसे लेकर राना हाउस में गया है। आप तो जानती हैं कि राना हाउस में बस उसके दो मुलाजम ही हैं और कोई नहीं होता। मैंने सोचा आपको बता दूँ। तनवीर की आवाज़ में बेपनाह तंज थी। रूसियाई लड़की? ओह, ये कितनी देर पहले की बात है? जूलिया के लहजे में गुस्सा नुमाया था। 1 घंटा पहले की बात है। मैंने पहले भी आपको फ़ोन किया लेकिन कॉल रिसीव ना की गई थी, तनवीर ने जवाब दिया। ठीक है, इतला का शुक्रिया। जूलिया की बरम सी आवाज़ सुनाई दी और उसके साथ ही रिसीवर रखने की आवाज़ उभरी। रूसियाई लड़की बात सुनकर नाकोफ भी चौंक कर सीधा हो गया था। ये कौन लड़की हो सकती है जिसे इमरान राना हाउस में ले गया है? जूलिया की गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। मिस जूलिया, इमरान को आप अच्छी तरह जानती हैं। वो इस कमास का आदमी ही नहीं है, इसलिए ज़ाहिर है वो लाजमन किसी न किसी चक्कर में ही होगा। सफदर ने कहा, नहीं, मैं मालूम करती हूँ। अगर वाकई कोई चक्कर भी है तब भी उसे राना हाउस क्यों ले गया है? जूलिया ने उसी लहजे में कहा। उसके साथ ही दोबारा रिसीवर उठाने और नंबर डायल करने की आवाज़ सुनाई दी। यस, राना हाउस, एक बारी आवाज़ सुनाई दी।
यूसुफ, मैं जूलिया बोल रही हूँ। इमरान यहाँ मौजूद है, इससे बात कराओ। जूलिया के लहजे में सख्ती थी। बॉस, अभी चंद मिनट पहले राना हाउस से चले गए हैं, उसी भारी आवाज़ के मालिक यूसुफ ने जवाब दिया। अच्छा, ये बताओ कि वो रूसी लड़की क्यों आई थी इमरान के साथ और कब गई है वापस, या वहीं राना हाउस में है? जूलिया ने उस लहजे में कहा। रूसी लड़की? आपका मतलब है उस गैर मुल्की स्याह लड़की मिस्तकानों से है? वो तो पहले ही चली गई थी, क्यों आई थी इसका तो मुझे इल्म नहीं है, यूसुफ ने जवाब दिया। और जूलिया के रिसीवर रखने की आवाज़ ऐसे सुनाई दी जैसे उसने रिसीवर क्रेडा पर पटक दिया, और नकोफ का चेहरा हैरत से बिगड़ गया। दुकानों का नाम सुनकर उसके असाब तन गए थे। उसका मतलब था कि दुकानों ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन वो इस इमरान के साथ राना हाउस क्यों गई थी? ये बात उसकी समझ में ना आ रही थी। तनवीर की इतला दुरुस्त है सफदर, और अब मुझे चीफ से बात करनी होगी। इमरान को क्या हक पहुंचता है कि इस तरह गैर मुल्की लड़कियों को साथ लेकर राना हाउस में गलछड़े उड़ाता है? जूलिया ने शदीद गुस्से ले लहजे में कहा। मिस जूलिया,